पर है या फिर क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन डायरेक्टली टेस्ट में पूछा गया था, स्कूल टेस्ट में। यार मतलब इसमें हम क्या बोले फिर, वही नो कमेंट्स। सल्फर कौन से स्टेट में दे रखा है? मतलब S8 है। S8 मतलब सॉलिड हो गया। कार्बन डाइसल्फाइड वाला पार्ट सॉलिड रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर गैसियस फॉर्म दे रखा होगा तो फिर उस केस में होमोजेनस मिक्सचर होगा। दो गैसेस को मिक्स करेंगे तो होमोजेनस मिक्सचर मिलेगा हमेशा। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था। ऑप्शन में लिखा हुआ था होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, इट शोज टिंडल इफेक्ट, इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इस टाइप का ऑप्शंस थे। अरे वो तो होमोजेनस हेट्रोजेनस उनके स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्टेट डिमेंशन करना मेंशन है जरूरी है, मतलब मेरे हिसाब से स्टेट के बिना तो हम लोग कमेंट ही नहीं कर सकते। नो कमेंट्स। ठीक है। चलो खैर, क्या समझा रहे थे हम? तो हाँ। क्लास पे कमेंट कर दीजिए कितना होगा। नहीं, अभी नहीं कमेंट कर रहे हैं। चलो ध्यान दो। तो जैसे हम लोग एक सॉल्यूशन वाला पार्ट जब लेके चल रहे हैं, तो जब उसमें डाइल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूट फिक्स है और सॉल्वेंट ऐड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फिक्स है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फिक्स है। जब हम लोग कंसंट्रेशन करेंगे तो सॉल्वेंट फिक्स होगा, उसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स है और उसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, इन जनरल एक प्रॉब्लम होता है। इस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के वॉल्यूम को फर्क बहुत ज़्यादा तो मतलब सॉल्वेंट अगर फिक्स है और सॉल्यूट ऐड किए तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है फर्क पड़ जाए कि सॉल्यूट का वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा था तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में फर्क पड़ जाए। तो इसलिए कभी भी सवाल नॉर्मली कंसंट्रेशन का नहीं दिया जाता है, और अगर दिया भी जाता है तो ऐसे सॉलिड सॉल्यूट्स डाले जाते हैं जिनका वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली नेग्लिजिबल होता है। इन जनरल वॉल्यूम का फर्क हम लोग के कैलकुलेशन में अपियर ना हो, इस वजह से हम लोग केवल डाइल्यूशन के ऊपर सवाल फ्रेम किया करते हैं। कंसंट्रेशन का सवाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें वॉल्यूम मेंशन करते हुए काम करेगा इन जनरल सवाल में कि वॉल्यूम इज रिमेन्स या सॉरी वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट या वॉल्यूम ऑफ द एडेड सॉल्यूट कैन बी कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। तो उस केस में हम लोग कंसंट्रेशन का भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली डाइल्यूशन का सवाल है, ध्यान क्या रखना है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड रहेगा, सॉल्वेंट एडिशन हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट के ऊपर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होगा, जिसको ट्राई करना है तुम लोगों को। नोट डाउन करो क्वेश्चन। हाउ मच वाटर must be added to 1 liter 100 molar HCl solution to get the final concentration 1 molar? To get the final concentration 1 molar. सर सानिध्या कॉल कर रहा है, उसको लगता है ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्या पता सर। बात करो एक बार, फिर से लिंक भेजे क्या उसको? चलो तुम लोग क्वेश्चन ट्राई करो। सर वो मेरे को भी मैसेज किया है, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। बहाना मार रहे हो। कहाँ गया भाई सानिध्या? सानिध्या सर किसी का लाचारी के बारे में सर ऐसे। कितना बड़ा बड़ा बात करती है भाई ये। कहाँ से सीखती इतना बड़ा बड़ा बात करना? ठीक है सर, नहीं बोलेंगे। ट्राई करो, सवाल ट्राई करो। हम एक की जगह 3 बार भेज दिए। देखो उसको आईडी पासवर्ड उसको भी भेजो, शायद उसको भी प्रॉब्लम हो रहा हो, या नेट का प्रॉब्लम आ रहा होगा उसका शायद। सर
हाँ बोलो। सर वॉल्यूम 100 लीटर है क्या? वॉल्यूम 100 लीटर है क्या? नहीं। हम सर जब इस 99 लीटर। हाँ 99 लीटर। आद्या तुमको गलती रियलाइज हुआ? हाँ। बहुत भारी सवाल तो नहीं था लेकिन फिर भी गलती कर दी है। बाकी लोग ट्राई करो, आंसर 99 लीटर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बनने लायक सवाल है। और इस सवाल को सॉल्व करने का जैसे एक तो बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है जो तुम लोग फॉलो करते हो, नॉर्मली फॉलो किया करता होगा। और हम तुमको एक और तरीका बताएंगे, इस तरीके का थोड़ा ध्यान रखना। इन जनरल आगे इन सब तरीकों का ध्यान रखा करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के उसको सॉल्व करने के लिए ये सब तरीके मालूम होने चाहिए। चलो ध्यान दो। जैसे सवाल में ऐसा बोला है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू अ 1 लीटर 100 मोलर HCl सॉल्यूशन। मतलब इनिशियल वॉल्यूम दे रखा, कंसंट्रेशन दे रखा, टू गेट द फाइनल कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो जैसे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इस केस में हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं कि अगर हम लोग डाइल्यूशन किए तो नंबर ऑफ मोल्स पे तो फर्क नहीं पड़ा, ये कांस्टेंट रहने वाला है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ऐसा मानते हुए चल रहा है। तो इस केस में पहले वाले केस में जब अपना कंसंट्रेशन 100 मोलर था तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था 1 लीटर के बराबर। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाले 100 के बराबर। फिर उसके बाद जब हम लोग दूसरे वाले पार्ट में जाएंगे तो दूसरे वाले केस में हम लोग ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन हम लोग को 1 मोलर चाहिए, बट नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स है, और हम लोग देख लेते हैं कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। ऐसा मान लेते हैं फाइनल वॉल्यूम V के बराबर है। तो इस केस में V इज इक्वल टू 100 लीटर आराम से लिख सकते हैं। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है कि फाइनल वॉल्यूम क्या है, सवाल ने पूछा है कि पानी कितना ऐड करेंगे। तो इनिशियली 1 लीटर था, फाइनली 100 लीटर है अपने पास, तो कितना पानी ऐड किए कि 1 लीटर से 100 लीटर में चले गए। तो 1 लीटर में जब हम लोग 99 लीटर ऐड करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। मतलब 1 लीटर इनिशियली था और फाइनली हम लोग के पास 100 लीटर वॉल्यूम निकल के आ गया। तो इस केस में फाइनली हम लोग कितना पानी ऐड किए, तो आराम से 99 लीटर लिख करके काम कर सकते हैं। ये एक तरीका नॉर्मली सॉल्व करने का होता है क्वेश्चन का, जो हम लोग स्कूल वगैरह में भी अप्रोच यूज करते हैं कि चलो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सानिध्य लिखा है कि सर को बता देना कि कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा, उसको बोलो कि जूम बंद करके वापस से कंटिन्यू करे तो आराम से कंटिन्यू कर सकता है, बहाना मार रहा है वो। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण उसको पता चल गया कौन सा टेक्निकल ग्लिच है। चलो ध्यान दो, छोड़ो, ध्यान दो। जैसे ये जो तरीका है कि यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को हम लोग कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके दूसरे वाले पार्ट में पुटअप किए, ये बड़ा स्टैंडर्ड मेथड है, ये नॉर्मली लोग करते हैं, बट इसमें टाइम खराब होता है। अगर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 के बराबर दे रखा, नंबर ऑफ मोल्स n के बराबर मान लिए, और वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर है। फाइनल कंसंट्रेशन 1 के बराबर है और नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होने वाला, फाइनल वॉल्यूम निकालना है। और उसमें भी सवाल अगर ऐसा बोला कि कितना पानी ऐड किए, तो हम ये कंसिडर करना ज़्यादा प्रेफरेबल मानेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इज इक्वल टू V। हम इस चीज़ को फॉलो करना चाहें कि इतना पानी ऐड किए, तो 1 लीटर पानी था और हम लोग V लीटर ऐड कर दिए, मतलब टोटल वॉल्यूम 1 + V के बराबर हो जाएगा। हमेशा इस चीज़ का एक चीज़, मतलब इस तरह के कैलकुलेशन का ध्यान रखना, जब भी एक पार्टिकुलर टर्म दे रखा और उसी में कुछ वेरिएशन कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होता है जो सेम रहता है, वेरिएशन केवल दूसरे तरह की चीज़ों में होता है। तो जैसे इस पूरे पार्ट में कंसंट्रेशन दे रखा है और कंसंट्रेशन फाइनली कैलकुलेट किया हुआ भी है, मतलब इनिशियल पार्ट और फाइनल पार्ट सेम ही चीज़ से रिलेटेड है, बस उसमें वेरिएशन किस चीज़ का हो रहा है, तो वॉल्यूम का वेरिएशन हो रहा है, कंसंट्रेशन का वेरिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो इस तरह के कैलकुलेशंस में हमेशा जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से जो एक्सप्रेशन आना चाहिए इनिशियल कंडीशन में और फाइनल कंडीशन में, उन दोनों एक्सप्रेशंस को जस्ट ऊपर नीचे लिखा करना। जैसे इनिशियली हम लोग जब कंसंट्रेशन का टर्म लिखेंगे
तो 100 मोलर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। फाइनली जब हम लोग कंसंट्रेशन का टर्म लिखेंगे तो फाइनली कंसंट्रेशन 1 नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ऊपर नीचे जस्ट लिखो और बीच में एक लाइन खींच दो। बीच में एक लाइन खींचने का मतलब है हम लोग डिवीजन कर दिए, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का डिवीजन हम लोग नीचे वाले पार्ट से कर रहे हैं। तो इस पूरे पार्ट में जब हम लोग बीच में लाइन खींचे मतलब ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड किए, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं उसको आपस में डिवाइड किए और राइट साइड में जो चीजें हैं उसको आपस में डिवाइड किए। तो जैसे 100/1 कितना हो जाएगा, 100 के बराबर। जब यहाँ डिवीजन करेंगे तो n/1 डिवाइडेड बाई n बाई 1 प्लस वी, ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 प्लस वी ऊपर चला जाएगा। तो 100 इज इक्वल टू 1 प्लस वी, यहाँ से v इज इक्वल टू आराम से 99 कंसिडर किया जा सकता है। तो ये जो तरीका है इसमें गलती कुछ नहीं है, लेकिन इस तरीके में थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि पहले यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, फिर इसी नंबर ऑफ मोल्स को दूसरे में पुट किए और आंसर निकाले। क्यों हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना जब उसका अपने को कोई यूज ही नहीं है? जब दिख रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स सेम है, वो कैंसिल आउट हो ही जाना है, तो हम लोग उस चीज को रेदर देन यूज करने के उसको हम लोग एक्सप्रेशन में किसी तरीके से डिवीजन में कैंसिल आउट कर देंगे। वो एक एक्स्ट्रा स्टेप अपना बच जाएगा, थोड़ा अपना कैलकुलेशन फास्ट होगा। जैसे मोल कंसेप्ट में इस तरह कैलकुलेशंस नहीं आते। जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट 9th में तो नहीं है बट 11th क्लास में ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कैलकुलेशंस है वो ऑलमोस्ट इसी तरीके के कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब इस तरह के कंसेप्ट पे बेस्ड है तो हम क्यों बार बार यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे फिर दूसरी जगह पुट करेंगे? इतना मेहनत मत करो, ऊपर एक्सप्रेशन लिखो नीचे एक्सप्रेशन लिखो, बीच में लाइन खींचो, डिवीजन में जो कॉमन टर्म है वो कट जाएगा, बाकी बचे पार्ट को हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपना आंसर वॉल्यूम टू बी एडेड वाला पार्ट आराम से 99 लीटर्स निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत अगर किसी को तो पूछ सकता है, और अगर दिक्कत नहीं है तो ये नीचे वाला तरीका नोट सर डाउन हम कर लो। कुछ बोले? बोलो। सर वो मेरे को ना एक स्क्रीनशॉट खींच के भेजा है जिसमें कनेक्टिंग आ रहा है, फिर बोलता है सर को ये पिक भेज देना, 5 मिनट से यही अरे दिखा रहा है। उसका तो नेट का प्रॉब्लम होगा, चलो पढ़ाई करो। सुनिए ना सर, तो हम उसको बोले ना सर को लग रहा है कि तुम बहाना मार रहा, तो बोलता है किसी को विश्वास नहीं है हम पर। चलो नोट डाउन करो। और इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग का एक और छोटा सा पार्ट रहेगा। जैसे ये भी हम लोग होली में क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि 2 बाल्टी लेते हैं, दोनों में कलर बनाते हैं, एक में थोड़ा डार्क कलर रखते हैं दूसरे में थोड़ा लाइट कलर रखते हैं। कभी कि हम लोग जैसे है ना कि एक में कलर था दूसरे में कलर था, लेकिन अब दोनों में कलर कम हो गया, पानी खत्म होने वाला है, फिर वो जो हम लोग रंग बनाए थे वो खत्म होने वाला है, तो दोनों को एक ही बाल्टी में हम लोग मिक्स कर दिए। तो जैसे नॉर्मली होता क्या है, ये भी एक कंसेप्ट है। अगर मान लो कि हम लोग के पास एक कंटेनर दे रखा ए जिसमें एक सॉल्यूशन दे रखा है, दूसरा कंटेनर बी जिसमें भी एक सॉल्यूशन दे रखा है और सेम सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों कंटेनर के सॉल्यूशंस को हम लोग आपस में मिक्सअप कर दें। और जब मिक्सअप करेंगे तो हम लोग का जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, हम लोग उस फाइनल मिक्सचर को जैसे भी बनाए उस मिक्सचर से एसोसिएटेड भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस उसमें कैलकुलेशन करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ये थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट में डिस्कशन करेंगे। जैसे एक चीज़ बताओ हमको, केवल जैसे पूछेंगे वही जवाब देगा। अंशुल एक चीज़ बताओ, एक सब्सटेंस है ए, दूसरा सब्सटेंस है बी, एक का डेंसिटी D1 है दूसरे का डेंसिटी D2 है, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो इस केस में फाइनल डेंसिटी D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। ये सही है गलत है? ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नहीं सर, शायद गलत हो गया। शायद गलत हो जाए। सही है गलत है? गलत है। अद्या सर हम ही ये गलत किए थे, हमको तो पूरा याद है, गलत है। स्वयं सही है गलत है? सर गलत है। गलत है। तो तो बोले जैसे तो हाँ बोलो। सर शायद उसका टोटल डेंसिटी जो होगा वो इनटू कर देंगे सर डी। नहीं, नेट मास बाय नेट वॉल्यूम। नेट मास बाय नेट वॉल्यूम करेंगे। ये बताए भी थे कि हम लोग डायरेक्टली डेंसिटी को D1 प्लस D2 के बराबर नहीं कर सकते।
हम लोग डेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पहले वाले केस में d1 इज इक्वल टू ma डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ a, d2 इज इक्वल टू mb डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ b। तो जो फाइनल डेंसिटी है ये फाइनल मास ma प्लस mb डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम va प्लस vb के बराबर कंसिडर किया जा सकता है। ये लिखने का एक बेसिक तरीका आराम से हो सकता है, ठीक है। अब जैसे पॉइंट ये आता है कि मान लो कंसंट्रेशन मतलब ए वाला पार्ट था, कंसंट्रेशन ऑफ ए वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करें, हाँ वैसा नहीं था, कनेक्ट हो गया ना। जैसे ए वाले पार्ट को हम लोग डेंसिटी जब कैलकुलेट किए तो डेंसिटी वाले पार्ट में मास हो बाई गया वॉल्यूम सर आया। और चलो ठीक है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। टी वाले पार्ट में जब डेंसिटी लिखे तो मास बाई वॉल्यूम लिखे, ठीक है। अगर मास को मोलर मास से डिवाइड कर दे, जैसे मास हम लोग जब ऐड करना चाहे तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो ठीक है। अगर मास ऐड करना चाहेंगे डायरेक्टली ऐड हो गया, तो बेसिकली हम लोग अमाउंट ऐड कर रहे थे वहाँ पे। तो मास को जब मोलर मास से डिवाइड किए तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स अगर आ गया, तो मास को अगर ऐड कर सकते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स को भी ऐड कर सकते हैं, कि दोनों अमाउंट है बेसिकली। तो जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम होता है, तो कंसंट्रेशन का अपना फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। तो इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर होता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाई वॉल्यूम ऑफ ए होना चाहिए था। सिमिलर टाइप से कंसंट्रेशन ऑफ बी कैलकुलेट करते तब उस केस में सर अभी क्या बता रहे थे इसके पहले थोड़ा देर? कुछ नहीं बता रहे थे, यही बस जस्ट शुरू किया अभी, ठीक है। तो इस केस में जब ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था सर, कुछ अरे प्रॉब्लम हो गया शांत था। शांत शांत शांत। कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाई वॉल्यूम ऑफ बी लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग डेंसिटी लिखते थे ऑलमोस्ट उसी तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन लिखे हैं बेसिकली। तो अगर हम लोग डेंसिटी को डायरेक्टली ऐड अप नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हम लोग सिमिलर तरीके से बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन में, इसका मतलब अगर ये फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सी होता तो सी वाले पार्ट को भी हम लोग सी ए प्लस सी बी के बराबर नहीं लिख सकते, सी ए प्लस सी बी के वैल्यू के बराबर फाइनल कंसंट्रेशन वाले पार्ट को नहीं लिख सकते थे। तो जिस तरीके से दो सब्सटेंसेस को ऐड करने पे उसका डेंसिटी ऐड अप नहीं होता है, सिमिलर टाइप से दो सॉल्यूशंस को जब मिक्स करते हैं तो दोनों के मिक्सिंग से उसका कंसंट्रेशन ऐड अप नहीं होता है। उस कंसंट्रेशन को जैसे हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट किए, ये डेंसिटी में फॉर्मूला था अपने पास मास बाई वॉल्यूम, तो टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम किए, तो सिमिलर टाइप से कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। तो अगर फाइनल कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना होगा तो सिमिलर टाइप से फाइनल कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, तो एन टोटल कर देते हैं हम, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई वी ए प्लस वी बी। इस टाइप से हम लोग हमेशा दो सॉल्यूशन को जब मिक्स करेंगे तो उस केस में फाइनल कंसंट्रेशन या फिर रिजल्टेंट कंसंट्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। और इस चीज को चाहे तो थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं। कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं, तो इस केस में जैसे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू वॉल्यूम ऑफ ए। तो हम लोग नॉर्मली जैसे ए और बी के टर्म में बात नहीं करेंगे, हम लोग C1 C2 लिख लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू C1 इंटू V1। C1 क्या था, तो ए का कंसंट्रेशन था, V1 क्या था, ए का वॉल्यूम था। सिमिलर टाइप से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी मतलब C2 V2। तो हम लोग अगर ये रिजल्टेंट वाले में नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे इस वैल्यू को पुट अप करें तो आराम से ये फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा अपने पास। रिजल्टेंट कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ अ मिक्सचर विल बी इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। और ये फॉर्मूला हम लोग को नॉर्मली याद रखना होता है जब भी कभी हम लोग दो अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, सेम ही सब्सटेंस के दो अलग सॉल्यूशंस को मिक्स किए जिसका कंसंट्रेशन हो सकता है अलग हो सकता है सेम हो, कंसंट्रेशन अलग है वॉल्यूम अलग है, जब दोनों को मिक्स किए तब उस केस में फाइनल कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस फॉर्मूले पे हम लोग आएंगे, इससे पहले एक छोटा सा तुम लोग हेडिंग डाल दो यहाँ पे, एक सेकेंड हेडिंग डाल दो, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, resultant concentration of a mixture of solution।
ये डायग्राम नोट कर लो, और डायग्राम नोट करने के बाद फिर हम लोग नीचे फॉर्मूले वाले पार्ट में आएंगे। 1 मिनट लाइट ऑन कर लेने दो। अगर डायग्राम नोट कर लिया तो फिर ये पहले फॉर्मूला नोट कर लो। C resultant is equal to number of moles total by volume total, मतलब Na plus Nb divided by Va plus Vb। जनरली ये फॉर्मूला ध्यान रखना होता है। और इसको नोट डाउन करने के बाद ये नीचे वाला पार्ट, C रिजल्टेंट इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अगर मान लो तीसरा सॉल्यूशन होता है तो C3V3 बाई V1 प्लस V2 प्लस V3 एड अप करते जाएंगे। सर हाँ बोलो। सर ये जहाँ से C1V1 वाला आप बताइए, फिर से बता सकते हैं? नहीं याद आपका रखना है। आवाज नहीं आ रहा था। मेरा आवाज नहीं आ रहा था सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फॉर्मूला देख लो ना, उससे पता चल जाएगा। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बताया था? N/V। N/V। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा? C/V। C/V। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या लिख सकते हैं हम लोग? ऐसा लिख सकते हैं C1 × V1। यस सर, अब आया। हाँ नंबर ऑफ सर। मोल्स ऑफ B C2V2, बस Na और Nb की जगह पे डाल दिया फॉर्मूले में, है ना। चलो सवाल सॉल्व करना शुरू करो। पहला क्वेश्चन, पहला का एक ही क्वेश्चन है, फाइंड द फाइनल कंसंट्रेशन of the solution। Find the final concentration of the solution। फटाफट जवाब देते जाओ कैलकुलेट करके। सर आप कुछ लिख रहे हैं क्या? स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? शेयर है भाई, हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं। कितना आएगा आंसर? 1 पक्का। C resultant is equal to C1V1 plus C2V2 divided by V1 plus V2। 1 आएगा यहाँ से आंसर। कंसंट्रेशन 2 है, वॉल्यूम 2 है, तो 2 × 2 C1V1, कंसंट्रेशन 2 है, वॉल्यूम 2 है, तो इस केस में वापस से 2 × 2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, तो 2 + 2 ले सकते हैं आराम से। तो इस पूरे पार्ट में 4 + 4 8, 8/4, इसका मतलब 2 के बराबर आंसर आएगा। एक छोटा सा पार्ट ध्यान रखना, और इस चीज को एक ट्रिक के जैसा याद रखना। अगर दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, दो सेम सब्सटेंस के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो फाइनल कंसंट्रेशन विल ऑलवेज बी सेम, कोई वेरिएशन नहीं होगा, वॉल्यूम से फर्क ही नहीं पड़ता है।
अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो फाइनल कंसंट्रेशन विल बी सेम। तो इस केस में यहाँ भी 2 मोलर, यहाँ भी 2 मोलर, इसका मतलब फाइनल कंसंट्रेशन सीधा 2 मोलर लिख देना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन पे ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन नोट करो। 2 मोलर 4 लीटर NaOH सॉल्यूशन प्लस 2 मोलर 6 लीटर NaOH सॉल्यूशन। इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखो। पहले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखो, देखो आंसर कितना आ रहा है। सर 2 मोलर। आ गया 2। सिंपल सा कैलकुलेशन है। C1 इंटू V1 2 इंटू 4 प्लस C2 इंटू V2 2 इंटू 6, तो ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 के बराबर। यहाँ से कितना आएगा 12, यहाँ से कितना आएगा 8, 8 प्लस 12 मतलब 20, 20 बाई 10 इसका मतलब 2। तो ये तरीका ध्यान रखना, ट्रिक ध्यान रखना। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है तो वॉल्यूम कुछ भी हो, हमेशा फाइनल कंसंट्रेशन विल बी सेम। कैलकुलेशन मत करना। इसको हिंदी में नोट कर लो अपने कॉपी में, अगर एक ट्रिक के जैसा नोट करना है तो, कि अगर कंसंट्रेशन सेम हुआ तो फाइनल कंसंट्रेशन विल बी सेम। नेक्स्ट सवाल ट्राई करके देखो। इस पे भी डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर। सब्सटेंस ऑब्वियस सी बात है सेम होने चाहिए। अगर सब्सटेंस सेम नहीं होगा तो एक का तो सब्सटेंस सेम ही रह, मतलब एक सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स उतना ही रह गया, दूसरे सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स उतना ही रह गया, बट टोटल जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया, क्योंकि एक तरफ से हम लोग 2 लीटर पानी लिए, दूसरी तरफ से 2 लीटर पानी लिए, तो टोटल वॉल्यूम तो हम लोगों को सॉल्यूशन का 4 लीटर दिख रहा है। लेकिन NaOH के साथ साथ मान लो KOH होता, तो NaOH वाला पार्ट तो अलग सब्सटेंस है, KOH वाला पार्ट अलग सब्सटेंस है, दोनों का अमाउंट जितना लेके चले थे उतना ही मिलता, बट वॉल्यूम वाला पार्ट डबल हो गया। तो सवाल में हम लोग सेम सब्सटेंस के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, अलग अलग सब्सटेंस के सॉल्यूशन को मिक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। 2 मोलर 2 लीटर HCl सॉल्यूशन प्लस 4 मोलर 2 लीटर HCl सॉल्यूशन। कैलकुलेट करके देखो कितना आंसर आएगा। सर 2 3 कितना 3 सर शायद। 3। अब इसमें दूसरा तरीका ध्यान रखना, दूसरा एक छोटा सा और ट्रिक है। इस पूरे पार्ट में कंसंट्रेशन अलग है, तो फाइनल कंसंट्रेशन सेम नहीं आया। फाइनल कंसंट्रेशन क्या आया 2 और 4 के बीच में। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, जब भी दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो हम लोग एक एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा एक एवरेज। जो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था, उन दोनों को मिक्स किए, तो दोनों का जो रंग है वो बिल्कुल बीच में कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा, बिल्कुल भी बीच में नहीं। अगर हम लोग डार्क वाले पार्ट का ज्यादा अमाउंट लेंगे तो ओवरऑल सॉल्यूशन थोड़ा डार्क होगा, अगर हम लोग लाइट वाले पार्ट का ज्यादा अमाउंट लेंगे तो ओवरऑल सॉल्यूशन थोड़ा लाइट मोड में रहेगा। तो हम लोग बेसिकली ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक सॉल्यूशन का एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेशन का वैल्यू सेम है तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम ही आ गया, तो फिर हम लोग कहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे जब हम लोग का कंसंट्रेशन अलग था लेकिन वॉल्यूम सेम था, तो इस केस में सीधा ये चीज ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम सेम ऐसा लिख दिया देते हैं हम कि वॉल्यूम इज सेम, तो इस केस में फाइनल कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई 2। सीधा अप्लाई कर सकते हैं ये चीज, मतलब सीधा 2 प्लस 4 बाई 2, क्योंकि अगर वॉल्यूम सेम है तो फॉर्मूले में बार बार हम लोग को जस्ट वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं, हम लोग 2 प्लस 2 वॉल्यूम को डबल कर रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स को सीधा ऐड अप करके बाई 2 करना है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना सीधा, अगर वॉल्यूम सेम है तो फाइनल कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 बाई 2। तो C1 कितना दे रखा 2 के बराबर, C2 कितना दे रखा 4 के बराबर, 2 प्लस 4 बाई 2, इसका मतलब आराम से 3 के बराबर का वैल्यू कंसिडर किया जा सकता है। ये दो तरीका थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। फिर उसके बाद जैसे हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे जाएं, 1 मोलर 100 ml HCl प्लस 2 मोलर 400 ml HCl, इस केस में कंसंट्रेशन कितना आएगा।
कितना है कंसंट्रेशन? सर 1.8। 1.8। 5/9 5/9। सर, 5/9। 9 9 by by 5 5 9 by 9 by 5 5 9/5, 9/5 या फिर 1.8। चलो एक चीज ध्यान रखना वैसे, जैसे यहाँ मिलीलीटर दे रखा है, तो मिलीलीटर वाले पार्ट में ऊपर तो हम लोग फॉर्मूला ऐसा लिखे थे कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, बट वॉल्यूम वाला पार्ट हम लोग लीटर में लेके चलेंगे। बट यहाँ तो मिलीलीटर दे रखा है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 100 ml इज इक्वल टू 0.1 लीटर, 400 ml इज इक्वल टू 0.4 लीटर। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर ढंग से फॉर्मूला देखो, C इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो ऊपर जो वॉल्यूम है ये लीटर में हो या ये मिलीलीटर में हो, यहाँ का वॉल्यूम लीटर में हो या मिलीलीटर में हो, नीचे वाला पार्ट भी लीटर में हो या मिलीलीटर में हो, बेसिकली हम लोग का ये जो मिली वाला यूनिट है ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर कभी भी सॉल्यूशन में मिलीलीटर दे रखा होगा तो उस केस में हम लोग का जब केवल कंसंट्रेशन निकालना होता तब उस केस में हम लोग उसको मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करके रिजल्टेंट कंसंट्रेशन बोल रहा है तो कैलकुलेशन मिलीलीटर के टर्म में छोड़ देना, उसको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है। करके देख लेते हैं। 1 × 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर का मतलब 10⁻³ लीटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10⁻³ के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस 2 × 400 × 10⁻³ कंसिडर कर लिए, डिवाइडेड बाई जब हम लोग वॉल्यूम वाले पार्ट में जाएंगे तो वॉल्यूम वाले पार्ट में 100 मिलीलीटर इंटू 10⁻³ यहाँ से लीटर में कन्वर्जन हो जाएगा, प्लस 400 मिलीलीटर इंटू 10⁻³ ऐसा कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये 10⁻³ वाले पार्ट को हम लोग कॉमन लेके बाहर निकाले, नीचे से भी 10⁻³ को कॉमन लेके बाहर निकाले, तो ये वैसे भी कैंसिल आउट होना है। तो इसको लिखा मत करना, इसको हमेशा स्किप कर दिया करना क्योंकि ऊपर का मिलीलीटर और नीचे का मिलीलीटर वैसे भी कैंसिल आउट होना है। तो ओवरऑल इस वैल्यू वाले पार्ट में 100 प्लस 800 मतलब 900 आएगा, 900 डिवाइडेड बाई 500 आएगा, तो ये पार्ट कैंसिल आउट होगा, बचेगा 9.5 मतलब 1.8 मोलर सॉल्यूशन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। अब हम सवाल में थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। सवाल सर में सी रिजल्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है? कोई यूनिट नहीं होता है। नहीं, यूनिट कैसे नहीं है, यूनिट तो है ही। सर क्या होगा यूनिट? ऊपर में फॉर्मूला क्या दे रखा था, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, यहाँ भी कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, नीचे क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाले पार्ट का यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, कंसंट्रेशन का यूनिट बचा रह जाएगा, तब मोलर ही ना होगा। मोलर होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट कैंसिल आउट हो जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंसंट्रेशन का यूनिट बचा रह जा रहा है। क्या रिलेटिव कंसंट्रेशन भी होता है क्या? रिलेटिव कंसंट्रेशन जैसा कोई टर्म यूज नहीं करते हम लोग, कंसंट्रेशन टर्म तो ऑलरेडी एक रिलेटिव चीज है, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट तो ऑलरेडी एक रिलेटिव चीज है, उसी का हम रिलेटिविटी दूसरी जगह से निकालने लगेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि कंसंट्रेशन कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, वो चेंज कर सकते हैं हम लोग, मास एब्सोल्यूट टर्म है तो इसीलिए वहां का उस एब्सोल्यूट के रिस्पेक्ट में दूसरी चीजों का कैलकुलेशन कर लिया, बट कंसंट्रेशन खुद एक रिलेटिव टर्म है जो खुद चेंज हो सकता है, तो उसके रिलेटिव में कैसे बात कर सकते हैं, जो एक वेरिएबल के टर्म में हम लोग रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं जो खुद ही चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे की क्या बात कर पाएंगे। एक छोटा सा सवाल है इसमें, ट्राई करके देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, फाइंड द concentration of Na plus ion in पहला पार्ट 0.1 मोलर NaCl, दूसरा 0.1 मोलर Na2CO3, तीसरा पार्ट 0.1 मोलर Na3N। Find the concentration of Na plus ion in first part 0.1 molar NaCl, दूसरा 0.1 मोलर Na2CO3, तीसरा 0.1 मोलर Na3N।
पहले तो पहला का तू क्या आंसर? पहले का क्या आंसर होगा तू बता ना, पहले का क्या आंसर होगा? 0 हो सकता है क्या? कितना? 0? 0? सर पहले Na प्लस मतलब सर NaCl में कोई चार्ज कहाँ हुआ? NaCl में कोई चार्ज कहाँ हुआ? बचपन में शायद आयनिक बॉन्ड है ना सर? कि NaCl को जब हम लोग डिसोसिएट करते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस बनता है। तो बेसिकली NaCl जैसे कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, एक काम कर लो, इन एक्वस सॉल्यूशन कर लो तो ज्यादा क्लियरली ये चीज मेंशन कर पाएंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, Na2CO3 और तीसरा Na3N। इसमें एक बार छोटा सा पार्ट हम समझाना चाह रहे हैं। बेसिकली जैसे मान लो NaCl है, तो NaCl में Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, और जितना Na होता है उतना ही Cl होता है, और बेसिकली जितना NaCl होता है उतना ही Na प्लस होगा, उतना ही Cl माइनस होगा। तो बेसिकली यहाँ से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू, मतलब अमाउंट मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, नंबर ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ Na प्लस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ Cl माइनस, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस। तो यहाँ से हम लोग ये भी पार्ट आराम से रिलेट कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट बराबर है, और क्योंकि सॉल्यूशन तो एक ही था, उसमें NaCl लिए थे जिसका वॉल्यूम भी था, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है, तो जितना कंसंट्रेशन NaCl का है एग्जैक्टली उतना ही कंसंट्रेशन हम लोग के Na प्लस का होगा, उतना ही कंसंट्रेशन Cl माइनस का होगा। अब इसको इतना एक्सप्लेनेटरी मोड में दिमाग मत लगाना, बस ये देखना कि NaCl का कंसंट्रेशन कितना है और एक NaCl के अंदर कितना सोडियम प्लस है। तो एक NaCl के अंदर एक सोडियम प्लस है, तो जितना हम लोग ऐसा अगर लिखें Na प्लस का कंसंट्रेशन दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, जितना NaCl उतना ही Na प्लस, तो जितना NaCl का कंसंट्रेशन उतना ही Na प्लस का कंसंट्रेशन, मतलब 0.1। जबकि नीचे वाले केस में Na2CO3 में 2 सोडियम है, तो जितना Na2CO3 उसका 2 गुना Na प्लस, तो जितना Na2CO3 का कंसंट्रेशन उसका 2 गुना हम लोग Na प्लस ले सकते हैं आराम से। तीसरा क्वेश्चन ट्राई करके देखना, अभी नेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब मीटिंग एंड हो जाएगा, नोट कर लो इस चीज को। इज इक्वल टू 0.2 मोलर, और तीसरे वाले केस में आंसर होना चाहिए 0.3 मोलर के बराबर। एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हम लोग को ध्यान रखना है, और इसके बाद तुम्हारे बुकलेट में क्या क्या क्वेश्चन होमवर्क देंगे वो भी तुम्हारे ग्रुप में हम मैसेज ड्रॉप कर दे रहे हैं। कितना टाइम हो गया है?